बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम मेहरान क्लिनिक और मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर मखदूम बिलावल। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, आज हम अपने प्रोग्राम में बात करेंगे कि ख़ारिश क्यों होती है, उसकी क्या क्या वजूहात होती हैं। सिर्फ फंगल इन्फेक्शन की वजह से ख़ारिश होती है और भी जो है ना उसकी इकसाम होती हैं, या फिर कभी कभार इस तरह से होता है कि कोई इन्फेक्शन या इस तरह की कोई भी चीज़ नहीं होती, उसका ताल्लुक नफ्सियात से होता है, जिसको हम अपनी ज़ुबान में साइकोजेनिक बोलते हैं। तो इन तमाम चीज़ों के लिए हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं कंसल्टेंट डर्माटोलॉजिस्ट डॉक्टर अरसलान अहमद। आप माशाल्लाह से ज़ियाउद्दीन हॉस्पिटल में जो है वो कंसल्टेंट डर्माटोलॉजिस्ट भी हैं, आईसीयू के इंचार्ज भी हैं, उसके अलावा जो है वो एक एस्थेटिक भी हैं और काफ़ी सारी जो है वो खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं। सर अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम। थैंक यू मखदूम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने अपने प्रोग्राम में मदऊ किया मुझे। सर मेरे लिए भी काफ़ी एजाज़ की बात है कि माशाल्लाह से हॉस्पिटल के अंदर आपसे काफ़ी चीज़ें सीख रहे होते हैं, सीनियर आप हमें काफ़ी सारी चीज़ें सिखा भी रहे होते हैं। लेकिन आज हमने सोचा कि सिर्फ मखदूम नहीं बल्कि एक नेशनल टीवी के ज़रिए आम लोगों को भी कुछ सिखाना चाहिए, और साथ साथ में जो यंग मेडिकोज हैं उनके लिए भी माशाल्लाह से आप काफ़ी काफ़ी जो है वो इंस्पायरेशन है। तो शुरुआत अपने प्रोग्राम की कुछ इस तरह से करते हैं कि इंसानी जिस्म में जो ख़ारिश होती है क्यों होती है, इसकी क्या क्या वजूहात होती हैं? अच्छा डॉक्टर मखदूम, ख़ारिश की बहुत सारी वजूहात जो है वो हो सकती हैं। उसमें हमारे पास जो है स्किन से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं, जैसे फंगल इन्फेक्शंस हैं, जिसको हम अपनी डर्मेटोलॉजी की ज़ुबान के अंदर टीनिया कॉर्पोरिस क्रूरिस, मतलब वो डिपेंडिंग अपॉन कि किस एरिया को जो है वो इन्वॉल्व कर रही है जिल्द के। और देन फिर सबसे ज़्यादा कॉमन जो कॉज़ है ख़ारिश की हमारे पॉपुलेशन के अंदर, वो स्केबीज़ है। फिर ये होता है कि कुछ एक्ज़ेमास होते हैं। फिर समटाइम्स जो होती है वो कुछ एलर्जी बेस्ड ख़ारिश जो है वो होती है। और समटाइम्स होता ये है कि कुछ लोगों को ये एहसास होता है कि कुछ नफ्सियाती तौर के ऊपर उनके साथ ये एक प्रॉब्लम सी हो जाती है कि उनको एक एहसास होता है कि उनकी जल्द से जो है वो कोई कीड़े निकल रहे हैं या कोई चीज़ जो है वो बन रही है, तो वो उसको बार बार जो है वो खुजाने की जो है ना वो ख़ारिश करने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो अब वो ये है कि हम जो पेशेंट हमारे पास आता है तो हम प्रॉपर उसकी हिस्ट्री लेते हैं, उसकी एग्जामिनेशन करते हैं। तो देन उसके बाद ही फिर हम फाइनल डायग्नोसिस पे जाते हैं कि क्या प्रॉब्लम है, किस वजह से ख़ारिश हो रही है, और फिर उसी का ही हम लोग ट्रीटमेंट तो करते हैं। सर इतनी सारी अगर खारिश की इकसाम है तो हम अपने आम बंदों को कैसे समझा सकते हैं कि ये एक आम खारिश है या ये फंगल इन्फेक्शन है या फिर ये साइकोजेनिक है? तो एक आम सा इंसान जिसका मेडिकल की दुनिया से थोड़ा सा ताल्लुक नहीं है, तो वो इसको कैसे डिफरेंशिएट करेगा? अच्छा, अब इसके अंदर ये है कि जैसे सिम्टम्स होती हैं, अक्सर लोगों को ख़ारिश की प्रॉब्लम जो है वो बहुत ज़्यादा होती है। हमारे यहाँ तो सेल्फ मेडिकेशन का इतना रिवाज है, और उसकी वजह से क्या होता है कि अक्सर पेशेंट्स जब हमारे पास आते हैं तो वो डिज़ीज़ इतनी ज़्यादा कॉम्प्लिकेट कर गई होती है। समटाइम्स उसके अंदर सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी, मीन्स के पस भी हमें लगी हुई जो है वो नज़र आ रही होती है। तो उसमें ये होता है कि बेस्ट तरीका ये है कि आप किसी माहिर स्किन स्पेशलिस्ट या माहिर जो डर्मेटोलॉजिस्ट जो होते हैं उनको जाके जो है वो दिखाएं, अपना प्रॉपर मुआयना करवाएं और अपनी असेसमेंट करवाएं, ताकि आपकी जो है वो प्रॉपर डायग्नोसिस बन सके, और उस डायग्नोसिस की बेस के ऊपर ही आपकी जो है वो सही इलाज जो है ना वो तजवीज़ किया जा सके। इस तरह है। तो मुझे ये बताइएगा कि पेशेंट जब आपके पास आते हैं तो फंगल इन्फेक्शन की वजह से जो खारिश होती है, जी। किन किन अलामात को लेकर वो आपके पास ओपीडी में आते हैं? अच्छा, उसके अंदर ये होता है कि जैसे अगर हम उनसे हिस्ट्री लें तो एक तो बहुत ज़्यादा सिवियर इचिंग की कंप्लेन के साथ जो है वो हमारे पास पेशेंट्स आते हैं। और फिर पेशेंट इस तरह कहते हैं कि डॉक्टर साहब, रिंग की तरह के जो है ना वो निशानात लाल रंग के जो है वो पूरी बॉडी के ऊपर जो है वो हमें हो रहे हैं। और जब हम उनका मुआयना करते हैं तो वो वाकई रिंग लाइक लीजन्स होते हैं सारे के सारे, और उसमें ये होता है कि वो एरिथमेटस लीजन्स होते हैं। और उसके अंदर ख़ारिश कर करके जो है ना वो कुछ ज़ख़म के निशान भी जो है ना वो बन गए हुए होते हैं। फिर उसमें ये होता है कि फिर हम लोग ये भी सवाल पूछते हैं कि फैमिली में किसी और को तो नहीं, क्योंकि कोई सोर्स होता है जिसकी वजह से जो है ना मरीज़ को ये बीमारी जो है ना वो लगती है। उसमें ये होता है कि अगर हम हिस्ट्री में पूछें कि आपके घर में कोई पालतू जानवर हुए हैं, तो वो पालतू जानवर भी की भी वजह से जो है ये बीमारी जो है वो इंसानों में जो है वो ट्रांसफ़र होती है। या अगर घर में किसी और फ़र्द को ये बीमारी है तो उससे भी ये दूसरे फ़र्द को बीमारी जो है ना वो लग सकती है। इस तरह होता है। तो पालतू जानवर में कौन कौन से ऐसे जानवर हैं कि जहाँ से जो है वो इंसान में वो खारिश यानी फंगल इन्फेक्शंस वगैरह ट्रांसफ़र होते हैं? अच्छा, पालतू जानवरों में ये है कि कोई भी जानवर हो सकता है, ख़ास तौर पे जैसे बिल्ली हो गई, कुत्ता हो गया,
और फिर अक्सर लोगों ने जो है वो पैरट्स अपने घर के अंदर जो है वो रखे हुए होते हैं, तो उनसे ये जो है ना फंगल इन्फेक्शन इंसानों के अंदर ट्रांसफ़र हो सकता है। और एक इंसान से दूसरे इंसान में किस तरह से ये ट्रांसफ़र होती है? अच्छा, दूसरे इंसान में इस तरह ट्रांसफ़र होगा कि जैसे अगर बॉडी कांटेक्ट हो रहा है तो उसकी वजह से ये ट्रांसफ़र होगा। फिर ये अगर सेम बेड शीट्स एक दूसरे के साथ अगर लोग शेयर कर रहे हैं, सेम सोफ़ा सेट जो है वो शेयर हो रहा है, तो उसकी वजह से भी जो है ना ये ट्रांसफ़र तो होता है। इसमें एहतियाती तदाबीर क्या-क्या होनी चाहिए? कंसल्टेंट डर्मेटोलॉजिस्ट होने की हैसियत से आप आम लोगों को किस तरह से बताएँगे? अच्छा, इसके अंदर ये है कि सबसे पहले तो आप ये देखें कि आपके घर में अगर पेट्स हैं तो उनको हत्तुल इम्कान कोशिश करें कि अवॉइड करें। उनको छूने से या उनको अपने रूम में आने से जो है वो आप थोड़ा-सा इस उनकी मूवमेंट को थोड़ा-सा आप कंट्रोल कर सकते हैं। खुद अपने आप को जितने भी पालतू जानवर हैं उनसे दूर रख सकते हैं। दूसरा ये कि जैसे अगर घर के अंदर किसी फ़र्द को अगर ये बीमारी लाहिक है तो उसके अंदर ये है कि उस फ़र्द की बेडशीट्स को, उसकी टॉवल को, जो भी उससे जो कांटेक्ट पॉसिबल हो सकता है, तो उस पॉसिबल कांटेक्ट को अवॉइड करने की जो है ना वो कोशिश करें और ट्रीटमेंट की तरफ जाएं। तो सर यहाँ पे एक चीज़ को भी समझना जो है ना वो बेहद ज़रूरी है कि एक डॉक्टर के पास जब वो इचिंग वाला पेशेंट आ रहा है तो डॉक्टर खुद को किस तरह से बचाता है? अच्छा, उसके अंदर ये है कि अगर हमारे पास पेशेंट्स आते हैं तो डेफिनेटली हम लोग ग्लव्स पहन के जो है वो प्रॉपर एग्जामिनेशन जो है वो हम लोग करते हैं, ताकि हमें जो है वो डिज़ीज़ जो है वो पेशेंट की जो है वो ट्रांसफ़र ना, मतलब प्रिकॉशनरी मेजर्स, सेफ्टी मेजर्स जो हैं वो लिए जाते हैं। तो इसी वजह से ही जो है ना वो डिज़ीज़ को हम अवॉइड कर सकते हैं। फंगल इन्फेक्शन जो होता है वो पूरे जिस्म में ही होता है या कुछ स्पेसिफिक पार्ट्स होते हैं बॉडी के कि जहाँ पे वो फंगस का इन्फेक्शन होता है, और एक आम इंसान को अगर वहाँ पे महसूस हो तो वो खुद भी इस चीज़ से अंदाज़ा लगा सकता है कि ये कोई आम सी खारिश है, इस तरह से नहीं है बल्कि ये फंगल इन्फेक्शन ही है? अच्छा, उसके अंदर ये होता है कि ये बॉडी के किसी हिस्से को भी इन्वॉल्व कर सकती है ये फंगस, और उसके अंदर ये होता है कि जिस हिस्से को इन्वॉल्व करती है उसी हिस्से के हिसाब से हम इसको कैटेगराइज जो है वो करते हैं। जैसे अगर बॉडी फोल्ड्स के अंदर अगर आ रही है तो हम इस फंगस को टीनिया क्रूरिस के नाम से जो है वो फिर जानते हैं। अगर ये बॉडी के ऊपर आ रही है तो टीनिया कॉर्पोरिस, अगर ये सर में आ रही है, बालों के अंदर आ रही है तो टीनिया कैपिटस, और अगर ये जो है वो पाँव की उंगलियों के बीच में आ रही है तो टीनिया पीडिस जो है वो हम लोग इसको बोलते हैं। तो अगर ये नाखूनों में आती है तो नाखूनों में हम ऑनिकोमाइकोसिस इसको बोलते हैं अपनी ज़ुबान के अंदर। तो ये है कि ये उसी वक्त ही ये माहिर डर्मेटोलॉजिस्ट ही इसकी जांच कर सकता है और फाइनल डायग्नोसिस की तरफ जा सकता है, क्योंकि डिपेंड करता है कि कौन सा एरिया इन्वॉल्व है, उसको उसी हिसाब से ही जो है ना वो फिर मैनेज किया जाता है। अच्छा सर, ये भी एक चीज़ यहाँ पे मुझे बताइएगा कि जो कि आम लोगों के लिए भी ज़रूरी है कि अगर किसी को ख़ारिश होती है जी। और वो बड़ी शिद्दत के साथ उसको फिर वहाँ पे खुजाते हैं और हम्म। फिर स्क्रैच हो जाते हैं, जिस्म पे ज़ख्म होते हैं, तो एक कंसल्टेंट डर्मेटोलॉजिस्ट होने की हैसियत से आप क्या समझते हैं कि अगर किसी को ख़ारिश होती है तो उस वक्त उसका क्या रिस्पॉन्स होना चाहिए? किस तरह से उस एरिया को उसने जो है ना वो मतलब उस चीज़ से, शिद्दत से अपनी जान भी छुड़ाए लेकिन वो इतना नाखून से स्क्रैच ना करे, तो उसका क्या तरीक़ेकार होना चाहिए? उसका ये है कि एक तो हमारे पास काफ़ी सारी जो है वो एंटी एलर्जिक मेडिकेशंस जो हैं वो मौजूद होती हैं। तो उसमें यही है कि अगर ख़ारिश की शिद्दत बहुत ज़्यादा अगर हो रही है तो वही आके क्लिनिक में जो है वो दिखाएं, ताकि प्रॉपर जो है वो जांच की जा सके कि किस वजह से जो है ना वो ख़ारिश हो रही है। क्योंकि अगर आप एंटी एलर्जिक मेडिकेशन लेते हैं तो वो फॉर द टाइम बीइंग के लिए सिम्टम्स को तो वो काफ़ी हद तक इम्प्रूव कर देती है, लेकिन जिस प्रॉब्लम की वजह से वो सिम्टम्स हो रहे हैं तो वो उस प्रॉब्लम की प्रॉपर ट्रीटमेंट के लिए, प्रॉपर उसके इलाज के लिए जो है वो आपको डॉक्टर के पास जाना जो है वो बहुत ज़रूरी है। अच्छा सर, मुझे ये भी बताइएगा यहाँ पे कि हमारे जो है वो मुआशरे में हर बीमारी, हर डिपार्टमेंट में कुछ ऐसे लोग आते हैं जो कि मिथ्स यानी गलत तासुरात लेकर आते हैं। तो ख़ारिश से, इचिंग से रिलेटेड भी कुछ ऐसे मिथ्स होते हैं जो कि ओपीडी में लोग लेकर आ रहे होते हैं, और अगर लेकर भी आते हैं तो आप उनको किस तरह से डील करते हैं, काउंसिल करते हैं? अच्छा, उसके अंदर ये है कि अक्सर लोग जो है वो कुछ घरेलू टोटकों का इस्तेमाल जो है वो बहुत ज़्यादा करते हैं। प्याज का पानी लगा रहे होते हैं, नीम का पानी लगा रहे होते हैं। अब देखें, ये सारे प्लांट बेस्ड प्रोडक्ट्स हैं। अगर आप इन प्रोडक्ट्स को स्किन के ऊपर यूज़ करेंगे तो समटाइम्स कुछ इंडिविजुअल्स के अंदर जो है वो प्लांट बेस्ड एलर्जीज़ भी जो है ना वो होती हैं। तो उससे ये होगा कि ये चीज़ें और ज़्यादा मज़ीद वर्स होने की चांसेस होंगी, बीमारी पेचीदा होने के इम्कानात बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। तो उसमें यही है कि मिथ्स और टैबूज़ को थोड़ा सा अवॉइड करके आप जो है वो डॉक्टर के पास जाएं और अपनी प्रॉपर जांच करवाएं, प्रॉपर एग्जामिनेशन करवाएं, और अपनी
जो भी प्रॉब्लम है उसकी प्रॉपर तशख़ीस जो है वो करवाएं, ताकि आपको जो है वो इस प्रॉब्लम से जो है ना वो निजात मिल सके। तो बात करें अगर तशख़ीस की, तो यहाँ पे एक आम लोगों से हट के यंग डॉक्टर्स के लिए, जी। डर्माटोलॉजिस्ट के लिए, या फिर गांव देहात में हमारे पास तो क्वैक्स भी बैठे हुए होते हैं, तो आप क्या समझते हैं कि खारिश से अगर कोई पेशेंट आता है तो जी। डिफरेंशिएट करने के लिए हाउ टू अप्रोच द डिजीज़ वाला जो कॉन्सेप्ट है, एक यंग डॉक्टर को, डर्माटोलॉजिस्ट को किस तरह से अप्रोच करना चाहिए और तशख़ीस तक पहुँचना चाहिए? अच्छा, अब उसके अंदर ये होता है कि जैसे अ, वही कि देखें, प्रॉपर एग्जामिनेशन करें, अपनी जो प्रायर नॉलेज है, जो आपने पढ़ा हुआ है, उसको अप्लाई करें, देखें कि किस वजह से ये प्रॉब्लम जो है वो हो रही है। तो बेसिक मैनेजमेंट में ये है कि आप एंटीहिस्टामीन्स जो है वो पेशेंट को दे सकते हैं। थोड़े से जो है ना वो सूदिंग एजेंट्स जो है वो आप अप्लाई जो है वो करवा सकते हैं। सोप की एहतियात आप बता सकते हैं कि जो है वो लेकिन मॉइस्चराइजिंग सर वो सोप जो है वो यूज़ डिफरेंशिएट करें। कैसे करेंगे? आया ये फंगल इन्फेक्शन ही हम्म। है, या ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, या साइकोजेनिक जो है वो अच्छा, इचिंग फंगल है? फंगल इन्फेक्शन के अंदर ये है कि उसमें प्रॉपर रिंग लाइक मार्जिन्स जो है ना वो बने हुए होंगे। और जैसे अगर स्केबीज की खारिश होगी तो उसके अंदर ये होगा कि हमें जो है ना छोटे छोटे दाने जो है वो बने हुए नज़र आएंगे। स्पेशली मेल्स के अंदर अगर हम देखेंगे तो जेनाइटल लीजन्स जो है हमें स्केबेटिक नोड्यूल्स जिसको हम लोग बोलते हैं, छोटे छोटे दाने पेशाब वाली जगह पे बने हुए होते हैं, तो वो हमें मिल रहे होते हैं। तो ये उनसे तो डिफरेंशिएट ये करता है। इस तरह हम लोग जो है ना वो डिफरेंशिएट जो है ना वो फंगल को दूसरी खारिश के साथ कर सकते हैं। बाकी ये है कि कुछ एक्जिमाज होते हैं, वो एक्जिमाज क्या होते हैं कि कुछ लोगों को जो है वो गर्दन के पीछे खुजाने की आदत पड़ी हुई होती है, कुछ लोगों को जो है वो पाँव को खुजाने की आदत पड़ी होती है। तो वो एक स्पेसिफिक बॉडी एरिया होता है जो इजीली एक्सेसिबल होता है किसी भी इंडिविजुअल के लिए, जो इजीली उसको बॉडी को एरिया को जो है ना वो उसका हाथ जो है वो पहुंच सकता है, तो वहाँ पे उसको आदत हो जाती है खारिश करने की बार बार। तो वो बेसिकली जो है वो एक्जिमास की वजह से होता है, और उसमें थोड़ा बहुत जो है वो साइकोजेनिक कंपोनेंट भी होता है कि जब उनको एनजाइटी, कुछ लोगों को एनजाइटी बहुत ज़्यादा होती है, तो वो उस स्पेसिफिक एरिया को जो है ना वो खुजाना शुरू कर देते हैं। भले उनको वहाँ पे जो है वो उस तरह खारिश नहीं हो रही होती, लेकिन वहाँ पे फिर स्किन जो है ना वो थिक होना शुरू हो जाती है, अपना रंग तब्दील करना शुरू हो जाती है। तो इस तरह की चीज़ है। तो सर कभी आपने इस तरह से देखा कि एक आम सी बीमारी है खारिश, जी। लेकिन लोग इसको जो है ना वो इस तरह से कॉम्प्लिकेटेड वे में लेकर आते हैं, फिर ये है कि उन्होंने कोई ऐसी बातें, आपको कोई ऐसी स्टोरी बताई हो कि ये जो हम्म। कॉम्प्लिकेशंस हुई हैं वो इस वजह से हुई हैं, जैसे या तो कोई एक्स को दिखा दिया। तो आम हम्म। लोगों की अवेयरनेस के लिए सबसे पहले तो कोई एक ऐसी स्टोरी हो, फिर उसका हम्म। मतलब क्या वैलिड सॉल्यूशन क्या है? अच्छा देखें, जब आप ये चीज़ नोटिस करें कि ख़ारिश वाली जगह से अगर पस येलो रंग की अगर बहना शुरू हो रही है, पीला पीला मवाद जो है वो अगर निकलना शुरू हो रहा है, तो इसका मतलब है कि ये ख़ारिश जो है वो पेचीदगी का शिकार हो चुकी हुई है, और उसके अंदर यही है कि मरीज़ को जो है वो अब एंटीबायोटिक खाने की जो है ना वो ज़रूरत होगी। और उसमें यही है कि ये एंटीबायोटिक जो है वो तभी लिखी जा सकती है अच्छा जब। सर, यहाँ पे एक वक्त हुआ है छोटे से जी। ब्रेक का, इंशाल्लाह हम नाज़रीन ब्रेक से आने से पहले इस पर जो है ना वो ज़रूर बात करेंगे, तो जुड़े रहें हमसे। वेलकम बैक नाज़रीन। अच्छा नाज़रीन, ब्रेक पर जाने से पहले हम बात ये कर रहे थे कि खारिश में जो पेचीदगी आना शुरू हो जाती है, तो उस वक्त एक मरीज़ को क्या करना चाहिए। तो डॉक्टर साहब हमें बता रहे थे कि अगर किसी जो है ना वो शख्स को खारिश इतनी शिद्दत अख्तियार कर चुकी होती है कि उसमें से येलो पस यानी पीले कलर का जो है ना वो पानी आना शुरू हो जाता है, तो उस वक्त आपने कंसल्टेंट डर्माटोलॉजिस्ट को दिखाना था। यहाँ पे ये बातें बड़ी ज़रूरी हैं, क्योंकि देखिए हर मर्ज़ को हर डॉक्टर जो है ना वो नहीं देख रहा होता। आजकल के जदीद दौर में स्पेशलिटी एंड सब स्पेशलिटीज़ भी आ गई हैं कि जिसमें हम भी आपको अपने प्रोग्राम के ज़रिए ये चीज़ समझाने की, बताने की कोशिश कर रहे होते हैं। और जिस बीमारी पे हम बात करते हैं तो वो उसकी जो है ना वो बीमारी का बेसिकली माहिर डॉक्टर ही होता है। तो पस आना शुरू हो गई तो आपने कंसल्टेंट डर्माटोलॉजिस्ट के पास जाना है। इसके अलावा और भी कोई पेचीदगी होती है डॉक्टर अरसलान की, जिसमें आप जो है वो हमारे नाजरीन को बताना चाहते हैं? जी बिल्कुल, जब इन्फेक्शन, सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन के साथ अगर पेशेंट हमारे पास आते हैं, तो अक्सर इस तरह के मरीज़ जो है वो बुखार की शिकायत के साथ हमारे पास आ रहे होते हैं। और वो बुखार ऐसा होता है कि अगर वो दवा भी लेते हैं तो वो थोड़ी देर बाद फिर दोबारा से जो है ना उनको बुखार की शिकायत जो है ना वो हो रही होती है।
फिर अक्सर लोगों के अंदर ये देखा जाता है कि उनके जो वदूद जो होते हैं, लिम्फ नोड्स जिसको हम लोग अपनी मेडिकल की ज़ुबान के अंदर जो है वो कहते हैं, उनका भी साइज़ जो है वो बढ़ा हुआ हमें मिल रहा होता है मुआयने के ऊपर। तो इस तरह की पेचीदगियों के साथ जो है ना वो पेशेंट हमारे पास आते हैं फिर। अच्छा, यहाँ पे थोड़ा-सा समझाइएगा कि आम लोगों को कि एक ख़ारिश हुई, ख़ारिश से इन्फेक्शन क्यों हो रहा है, फिर बात लिम्फ नोड्स के बढ़ने, गुदूद तक जाने, यानी एक सिविरिटी ऑफ इन्फेक्शन, उन तमाम चीज़ों की तरफ जा रही है। तो इसका मतलब वजूहात क्या हैं इसके पीछे? अच्छा, होता ये है कि ख़ारिश अगर किसी भी वजह से हो, तो उसमें ये होता है कि लोग जो है वो उसको बहुत ज़्यादा जो है वो स्किन को जो है ना वो खुजा रहे होते हैं, हुँ। उसको स्क्रैच कर रहे होते हैं। तो होता ये है कि स्किन के ऊपर जो है वो छोटे-छोटे ज़ख़म बनना शुरू हो जाते हैं। अच्छा, अब होता ये है कि ज़ाहिर-सी बात है, हमारी जो एटमॉस्फेयर है वो कंटामिनेटेड है बहुत सारे जरासीमों के साथ। उसमें बहुत सारे जरासीम हैं। ख़ुद हमारी जिल्द के ऊपर जो है वो बहुत सारे जरासीम जो है वो मौजूद होते हैं। तो होता ये है कि जब खुजाने की वजह से छोटे-छोटे जब ये ज़ख़म बनते हैं, तो उन ज़ख़्मों के अंदर जो है वो बैक्टीरिया जाके जो है वो इन्फेक्शन कॉज़ कराना शुरू कर देता है। और जब वो इन्फेक्शन कॉज़ करवाता है, तो उसकी वजह से क्या होता है कि हमें जो है वो पस जो है वो मुआयने के ऊपर जो है वो नज़र आ रही होती है। तो ये वजह होती है कि जो नॉर्मल एक ख़ारिश की प्रॉब्लम है, वो एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन के अंदर जो है वो कन्वर्ट होती हुई हमें नज़र आ रही होती है। तो ये जो फंगल इन्फेक्शन से हमारे पास, ये बताइएगा कि ये किसी एक स्पेसिफिक मौसम में जो है वो ज़्यादा हो जाते हैं या पूरे साल में एक जैसे ही देखने को मिलते हैं? अच्छा, इस तरह के मरीज़ जब हमारे पास आते हैं, तो इन मरीज़ों के अंदर ये देखा गया है कि अक्सर ये मरीज़ जब भी हमारे पास आए हैं, तो इनको ये प्रॉब्लम तब स्टार्ट होती है जब गर्मी का मौसम जो है वो शुरू हो। तो उसके अंदर होता ये है कि जो फंगल की जो फंगस की जो ग्रोथ होती है, उसकी ग्रोथ जो होती है वो हॉट ह्यूमिड वेदर मींस के जो हब्स वाला मौसम हो, मरतूब मौसम हो, गर्म मौसम हो, उसके अंदर जो है वो इसकी बढ़ोतरी जो है वो बहुत ज़्यादा होती है। और अक्सर ये पेशेंट जो है वो हमारे पास इस तरह की भी बात करते हैं कि डॉक्टर साहब, जब सर्दी का मौसम आता है ना, तो ये खुद ब खुद बेहतर होना शुरू हो जाता है। तो ये जो मौसम होता है जिसमें बहुत ज़्यादा पसीना आ रहा है, फिर ये जो आपके जितने भी साहिली इलाके हैं जहाँ पे नमी का तनासुब जो है हवा के अंदर बहुत ज़्यादा होता है, इन इलाकों के अंदर जो है इस इन्फेक्शन के होने का चांस बहुत ज़्यादा मौजूद होता है। इसके अलावा कपड़ों से भी कोई ताल्लुक होता है, क्योंकि आजकल के ज़माने में जो है ना वो लोग काफ़ी फिटिंग के कपड़े पहनते हैं, या फिर ये है कि तो कपड़ों से भी इसका कोई ताल्लुक है, या फिर ये गलत तासुरात होते हैं कि जो लोगों के माइंड में होते हैं? नहीं, बिल्कुल इसका कपड़ों से भी ताल्लुक़ है, क्योंकि होता ये है कि जब कपड़ों में पसीना आया हुआ हो और ऐसे कपड़े के जो हवादार ना हो, बहुत ज़्यादा जो है वो फिटिंग के साथ हो, तो उसमें ये होता है कि वो पसीना जो है वो हर वक़्त जिल्द के ऊपर जो है वो मौजूद रहता है, वो ड्राई नहीं होता। तो उसकी वजह से ये है कि जब पसीना रहेगा, तो वो एक नमी वाला एटमॉस्फेयर, एक नमी वाली कंडीशन जो है वो स्किन के ऊपर जो है वो बनाएगा, जिसकी वजह से इन फंगल इन्फेक्शन के होने के इम्कानात जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो ऐसे में ये है कि हम इस तरह के जब पेशेंट्स आते हैं, तो हम उनको यही एडवाइस करते हैं कि ऐसी जगह पे जाएं जहाँ पे जो है पसीना जो है वो बहुत ज़्यादा ना आए। अगर पसीना आ भी रहा है, तो ऐसी आप जो है वो क्लोथिंग और ऐसे कपड़े जो है वो आप पहने जो हवादार हों, जिससे आपका पसीना जो है वो सूख जाए। क्योंकि पसीना आता रहेगा, वो गीली रहेगी जिल्द, तो उसकी वजह से ये फिर फंगल इन्फेक्शन जो है वो और ज़्यादा मज़ीद जो है ना वो बढ़ता है, और उसको ट्रीट करने में भी हमें जो है वो डिफ़िकल्टी मिलती है। तो सर, ट्रीटमेंट की अगर बात करें तो एक मुस्तकिल इलाज फंगल इन्फेक्शन की वजह से जो है ना वो अगर कोई इचिंग होती है तो उसका क्या होता है? अच्छा, अब इसके अंदर ये होता है कि ये बताना थोड़ा मुश्किल है कि किन लोगों के अंदर किस एंटी फंगल मेडिसिन से जो है वो सेंसिटिविटी मींस कि वो दवा जो है वो उनकी फंगल इन्फेक्शन के ऊपर जो है ना वो असर करेगी। क्योंकि अक्सर इस तरह के लोग ये होते हैं कि हमारे पास जो आते हैं वो रेजिस्टेंस मींस के इलाज को वो रिस्पांस नहीं दे रहे होते, जो कि एक बेसिक कन्वेंशनल जो इलाज होता है उसको वो रिस्पांस नहीं दे रहे होते। तो फिर उसके अंदर यही होता है कि एक माहिर डर्मेटोलॉजिस्ट ही इस चीज़ की जांच जो है वो कर सकता है कि अब बेसिक जो ट्रीटमेंट है उससे अगर रिस्पांस नहीं आ रहा, तो फिर और कौन सी दवा जो है वो तब्दील की जाए जिससे पेशेंट को जो है ना वो रिस्पांस आ सके। तो उसमें यही है कि फिर आप पेशेंट को जो है वो फॉलोअप के लिए जो है वो बुलाएं, और फॉलोअप इसके अंदर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अक्सर मरीज़ ये समझ के बैठ जाते हैं, और वाकई होता भी इस तरह है हमारी अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस के अंदर, कि अगर किसी पेशेंट को अगर हमने कोई इलाज जो है वो तजवीज़ किया है, और अगर हमने उसको 2 हफ्ते बाद या 3 हफ्ते बाद जो है हमने उसको अपनी क्लिनिक के अंदर बुलाया है, उसकी
बीमारी की जांच करने के लिए कि कितना जो है वो इलाज का जो है वो रिस्पांस जो है वो आया है। तो समटाइम्स होता ये है कि मरीज़ काफ़ी बेहतरी की तरफ जो है वो आ जाता है, लेकिन वो ये समझने लग जाता है कि अब मुझे डॉक्टर को दिखाने की ज़रूरत नहीं है, मेरी प्रॉब्लम जो है वो काफ़ी हद तक जो है वो हल हो गई है। लेकिन उसके अंदर होता ये है कि जैसे ही अगर वो फ़ॉलो-अप के लिए या जाँच के लिए दोबारा नहीं आता, क्योंकि डॉक्टर फिर दोबारा से ये असेस करता है कि मज़ीद जो है वो दवा की जो है वो ज़रूरत है कि नहीं है। अगर अगर वो दवा की डोज़ जो है वो अगर स्किप होती है, तो वो फिर दोबारा से जो है वो बीमारी जो है वो रिवर्स आना शुरू हो जाती है। दोबारा से उसकी बढ़ोतरी जो है वो फंगल इन्फेक्शन की जो है वो जल्द के ऊपर आना शुरू हो जाती है। तो इसमें यही है कि मुख्तलिफ दवाएँ जो है वो हम मरीज़ को जो है वो उसकी एक्सटेंट कितनी है, उसकी बीमारी की जो है वो शिद्दत कितनी ज़्यादा है, कितना ज़्यादा वो फैला हुआ है, उसके हिसाब से जो है वो फिर हम उसको जो भी दवा जो है वो हम लोग तजवीज़ करते हैं। और फिर जब भी हम फ़ॉलोअप के लिए बुलाते हैं या मरीज़ को हम लोग जो है जांच के लिए अपनी क्लिनिक के अंदर बुलाते हैं, तो फिर उसकी उस कंडीशन के हिसाब से फिर हम दवा को तब्दील भी करते हैं। तो डॉक्टर इस तरह अरसलान, अक्सर ओपीडीज़ में ये बात सुनने को मिलती है काफ़ी सारे पेशेंट्स की वजह से और उनकी वजह से कि हम जब आए थे तो हमें ही ख़ारिश थी, आज तो हमारे पूरे ख़ानदान को ख़ारिश हो गई है, ये चीज़ जो है ना वो ख़त्म ही नहीं हो रही, कैसे ख़त्म होगी? जिस पर कभी कभार ये मामला इतना शिद्दत अख्तियार कर जाता है कि अटेंडेंट भड़क भी जाते हैं और उस पर गुस्सा कर रहे होते हैं। बिल्कुल, तो बिल्कुल। इनकी क्या क्या वजूहत हैं? एक बंदे से पूरे ख़ानदान में वो ख़ारिश जो है ना वो फैल जाती है, जबकि एक ही बंदे की ख़ारिश जो है ना वो सही हो जानी चाहिए। तो इस पर आप एक कंसल्टेंट डर्माटोलॉजिस्ट होने की हैसियत से क्या बोलेंगे? अच्छा देखें, अब इस तरह की जब बहुत ज़्यादा कंटेजियस मीन्स जो बहुत ज़्यादा फैलने वाली जो ख़ारिश की प्रॉब्लम होती है ना, वो उस तरह की प्रॉब्लम हम लोग स्केबीज़ के अंदर देखते हैं बहुत ज़्यादा। क्योंकि उसमें ये होता है कि अक्सर हमारे पास जब पेशेंट आता है, तो जब हम उससे हिस्ट्री लेते हैं, तो वो हिस्ट्री में हमें ये बात बताता है कि मेरे घर में और लोगों को भी ये ख़ारिश है। या तो वो इस तरह की बात करता है कि कुछ अरसे पहले मेरे घर वालों को ख़ारिश थी, उनकी ठीक हो गई, लेकिन मुझे हो गई। तो उसके अंदर होता ये है कि जो इलाज जो है, जो भी हम लोग लोशन वगैरह देते हैं लगाने के लिए जिल्द के ऊपर, तो हम ये एडवाइस करते हैं कि सारे घर वाले जो है वो साथ जो है वो उसका इस्तेमाल करें, ताकि कोई भी इंडिविजुअल या जो भी घर का फ़र्द है वो रह ना जाए, ताकि ये ना हो कि वो जो भी फ़र्द जो है जो इस इलाज को लगाने से रह जाएगा, वही फिर दोबारा से जो है वो सोर्स बनेगा कुछ दिनों के बाद जो है जिनका इलाज हुआ है वो फिर दोबारा से जो है वो उस इन्फेक्शन की लपेट के अंदर जो है ना वो आ जाएंगे। तो उसमें तरीका यही होता है कि हम जो है वो सबको इकट्ठा जो है वो इलाज जो है वो लोशन जो है वो लगाने का जो है ना वो हम लोग बोलते हैं, ताकि फिर दोबारा से जो है ना वो किसी को ख़ारिश की प्रॉब्लम जो है वो ना ना हो। आए। और उसके अंदर यही है कि ज़ाहिर सी बात है, ख़ारिश एक ऐसी प्रॉब्लम है, और स्पेशली जो स्केबीज़ की जो ख़ारिश होती है वो तो रात के वक्त होती है कि मरीज़ सो नहीं पाता। तो वो बहुत ज़्यादा मरीज़ को जो ना इज़्तिराब का जो है ना वो शिकार करती है। तो उसके अंदर यही है कि आप अच्छी काउंसलिंग करें, आप मरीज़ को बीमारी की नौइयत के बारे में समझाएँ, उसको बताएँ कि ये इस तरह जो है वो प्रॉब्लम है, और बेहतरीन। प्रॉपर इलाज जो है वो इसको जो है ना वो तजवीज़ जो है वो किया जाए, और ऐसे मरीज़ को फिर कहा जाए कि आके आपको दोबारा से क्लिनिक के अंदर जो है वो दिखाएँ, ताकि आप उसकी प्रॉपर जो है वो असेसमेंट कर सकें। काफ़ी सारे लोगों को गांव देहात में ख़ास तौर पर देखा गया कि वो गंधक यानी एक सल्फ़र का इस्तेमाल हुँ, करते हैं हुँ, ख़ारिश को कम करने के लिए। तो आप हुँ। क्या समझते हैं वो कितना इफ़ेक्टिव है और किस हद तक ख़ारिश जो है ना उसको ख़त्म कर सकता है और किस टाइप की ख़ारिश को वो ख़त्म करता है? अच्छा, नो डाउट सल्फ़र जो होती है, जो गंधक होती है, नो डाउट उसका हमारे स्किन के अंदर जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। हम लोग भी इलाज में कुछ जगहों पे जो है वो इसका इस्तेमाल जो है वो करवाते हैं, क्योंकि ये बहुत इसका जो है ना वो सूदिंग इफ़ेक्ट है, मीन्स के जो ख़ारिश की बहुत ज़्यादा शिद्दत है उसको कम करने में जो है ना वो हमें मदद देता है। लेकिन उसके अंदर ये है कि अब ज़ाहिर सी बात है, एक प्रॉपर दवा साज कंपनी जो है वो उसको जो है वो बना रही है, और एक जो है आप किसी दुकान से जो है वो उस गंधक को जो है वो ले रहे हैं, उसमें कैसी इम्प्योरिटीज़ हैं, क्या मामलात हैं, किस तरह की जो है वो चीज़ें हैं, तो वो उल्टा जो है वो फ़ायदा देने के बजाय नुकसान भी दे सकती है। तो उसके अंदर ये है कि अगर गंधक का जो है वो लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उसमें ये है कि लेकिन प्राइमरी डिजीज़ को जो है ना वो जो जो जिसकी वजह से वो ख़ारिश की प्रॉब्लम हो रही है, वो इसका इलाज नहीं है। वो सिर्फ़ जो है वो जो अलामात हो रही हैं, जो बहुत ज़्यादा इज़्तिराब और बेचैनी ख़ारिश की वजह से जो जिस्म के ऊपर जो है वो जो है वो हो रही है, और उसकी वजह से जो है जिस्म के ऊपर जलन भी हो रही है, तो वो उसको फॉर द टाइम बीइंग के लिए, थोड़ी देर के लिए जो है ना वो बेहतर करने में हमें मदद देती है। तो इस तरह है सारा। तो सर,
कौन कौन सी ऐसी कॉम्प्लिकेशंस यानी पेचीदगियां हैं कि जो अगर एक प्योर सल्फर या आप कह रहे हैं कि किसी दुकान से जो है ना वो लेकर अगर किसी बंदे ने लगा लिया तो स्किन पे कौन कौन सी ऐसी कॉम्प्लिकेशंस या पेचीदगियां वो जो है ना वो पैदा करने में मतलब एक जो है वो किरदार अदा कर रहा होता देखिए उसके अंदर फिर यही है ना कि आपके इन्फेक्शंस होने के चांसेस होते हैं, और फिर उसके अंदर और क्या क्या चीज़ें जो है वो ऐड हुई हुई हैं आपको नहीं पता, तो वो मज़ीद बीमारी को जो है ना पेचीदा और कॉम्प्लिकेट करने में जो है ना बहुत ज़्यादा मददगार जो है ना इस तरह की प्रैक्टिस जो है ना वो साबित हो सकती है। तो मैं यही कहूँगा कि मुआलिज को अपने जाके दिखाएं और वही आपकी बीमारी का हाँ, जो लेकिन है वो नॉर्मल डॉक्टर को नहीं, कंसल्टेंट डॉक्टर को। यहाँ पे नाज़रीन वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का, इंशाल्लाह मुलाकात होती है एक छोटे से ब्रेक के बाद। जुड़े रहें हमसे। वेलकम बैक नाज़रीन। अच्छा नाज़रीन, ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे कि जो है ना वो इचिंग यानी जो फंगल इन्फेक्शंस होते हैं उनकी क्या क्या चीज़ें होती हैं। डॉक्टर साहब ने बड़ी अच्छी बात बताई और हमने इस चीज़ को यहाँ पे एंड किया कि अगर इस तरह की कोई भी चीज़ें अलामत होती हैं तो आपने एक कंसल्टेंट डर्माटोलॉजिस्ट को दिखाना है। डॉक्टर अरसलान, यहाँ पे एक अहम चीज़ है जो कि गर्मी के मौसम भी चल रहे हैं और हमने ये देखा ख़ास तौर पे गांव देहातों में कि छोटे छोटे लाल किस्म के जिस्म पे दाने होते हैं। फिर वो जो है ना वो कभी कभार बहुत बड़े हो जाते हैं, बड़े होने के बाद उसमें से फिर एक पीले किस्म की जो है ना वो पस आती है, फिर उसमें से खून आ रहा होता है जो गर्मी के दानों के नाम से आम लोग जानते हैं। हम अपनी मेडिकल की दुनिया में उसको क्या बोलते हैं, वो क्यों होते हैं और उसके पीछे क्या क्या वजूहात होती हैं? जी बिल्कुल, जब भी गर्मी का मौसम बहुत ज़्यादा शिद्दत इख्तियार करता है तो उसके अंदर क्या होता है कि बहुत ज़्यादा जो है वो एक्सेसिव स्वेटिंग जो है स्टार्ट जो है ना वो होती है। तो उसके अंदर ये होता है कि अक्सर लोग हमारे पास जो है वो गर्मी दानों की शिकायत के साथ जो है वो आ रहे होते हैं। तो इस बीमारी को हम लोग अपनी मेडिकल की ज़ुबान के अंदर जो है वो मिलियारा जो है, मिलियारा रूबरा जो है वो हम लोग कहते हैं। और इसमें ये होता है कि जब जो पसीने वाला बनाने वाले जो स्वेट ग्लैंड्स होते हैं, जब उनकी डग जो है जब बंद हो जाती है तो उसकी वजह से जो है ना ये इन्फेक्शन जो है वो होता है, और उसके अंदर जो है वो फिर हमें समटाइम्स जो है वो पस के निशान भी जो है वो नज़र आना शुरू होते हैं। तो उसमें यही होता है कि हम यही फिर जो है वो कुछ सूदिंग एजेंट्स जो है वो जो है वो हम लोग अप्लाई करवाते हैं। और यही होता है कि अगर जैसे इन्फेक्शन हमें नज़र आ रहा होता है तो हम लोग जो है वो एंटीबायोटिक का भी इलाज जो है वो हम लोग ऐसे लोगों को दे रहे होते हैं। और इन लोगों को हम लोग यही एडवाइस करते हैं कि ऐसी एटमॉस्फेयर के अंदर या ऐसी जगहों पे जो है वो बैठें कि जहाँ पे पसीना जो है वो बहुत ज़्यादा ना आए, और डेली जो है वो बाथ लेने की जो है वो हैबिट जो है वो अपनी यानी रखें। रोज़ाना नहाएं। जी बिल्कुल बिल्कुल, अच्छा सर, हाइजीन का तो ख्याल रखें। यहाँ पे ना काफ़ी सारे लोग हमारे गांव देहातों में जो है वो मुल्तानी मिट्टी का इस्तेमाल करते हैं, तो आप क्या समझते हैं वो इतना इफेक्टिव होता है या वो फिर मतलब एक कोई मिथ या गलत तासुरात है? नहीं नहीं, ये बिल्कुल मिथ है। मुल्तानी मिट्टी का जो है ना कोई असर नहीं होता। और ये है कि वो जस्ट एक सैंड है, और कोई रिसर्च प्रूवन चीज़ नहीं है। ना तो जो जितनी भी हमारी सोसाइटीज़ होती हैं जो दवाओं को जो है वो रजिस्टर करती हैं, ना तो वो उसके अंदर उसकी कोई रिसर्च है, ना तो कोई इस तरह की बात है। तो वो घरेलू टोटकों के अंदर लोग जो मर्ज़ी आए यूज़ करना शुरू हो जाते हैं। तो ये है कि कोई इतना उसका प्रूवन रिजल्ट जो है ना वो नहीं होता है इसके अंदर, गर्मी तो सर, दानों अगर के अंदर। बार बार एक शख्स को इस तरह के दाने हो रहे हों, फंगल इन्फेक्शन हो रहे हों, तो उनके लिए एहतियाती तदाबीर क्या क्या हैं? एहतियाती तदाबीर यही हैं कि लूज़ कपड़े जो है वो पहने, कॉटन का लिबास जो है वो पहने, हवादार कपड़े पहने, और अपने आप को जो है ना बहुत ज़्यादा पसीना आने से जो है ना वो बचाएं। अगर पसीना आ भी रहा है तो उसके अंदर ये है कि अपनी हाइजीन को जो है वो बहुत ज़्यादा मेंटेन रखें, शावर लेने की जो है वो आदत जो है वो अपनी रखें। और उसके अंदर ये है कि इलाज की तरफ जो है वो प्रॉपर जाएं, किसी के कहने पे जो है वो कोई क्रीम्स या दवाएं जो है वो इस्तेमाल ना करें। क्योंकि फिर यही होता है कि जब पेशेंट हमारे पास बहुत बहुत सारी कोशिश करने के बावजूद जब उसकी बीमारी का हल सेल्फ मेडिकेशन से नहीं हो रहा होता, फिर वो हमारे पास एक कोई नई पेचीदगी के साथ जो है वो आ रहा होता है। तो फिर उसमें ये होता है कि फिर डॉक्टर के लिए भी एक चैलेंज जो है ना वो एक बीमारी जो है वो बन जाती है जिसको उसको ट्रीट करना पड़ता है। तो ये इस तरह की चीज़ एक है। कंसल्टेंट डर्माटोलॉजिस्ट होने की हैसियत से
आने वाले जो हमारे यंग जो है वो हैं, जिनका है कि वो डर्माटोलॉजिस्ट बनेंगे या वो इस तरह से, तो उनके लिए आपकी तरफ से कोई मैसेज, कोई गाइडेंस, इस तरह से कोई चीज़ें? अच्छा, अब इसमें ये है कि पढ़ना बहुत पड़ता है, और जितनी भी बीमारियां हैं आपको उसको बहुत अच्छे तरीके से जो है वो ज़हन नशीन करना पड़ता है, और एक अच्छा मुआलिज बनने के लिए जो है वो आपको बहुत ज़्यादा स्टडी करनी पड़ती है, और उसमें आपको आर्टिकल्स पढ़ने पड़ते हैं, आपको बुक्स पढ़नी पड़ती हैं। दूसरा ये कि आप जितने ज़्यादा मरीज़ देखेंगे उतना ज़्यादा जो है वो आपकी ट्रेनिंग जो है वो अच्छी जो है वो होगी, क्योंकि हमारे डर्मेटोलॉजी के अंदर जो है हमारी आई ट्रेनिंग है। मीन्स कि हम जितनी ज़्यादा स्किन की कंडीशंस को जो है वो देखेंगे उतनी ज़्यादा जो है वो हमारी जो है वो तशख़ीस की जो एक आईक्यू होता है वो उतना ज़्यादा मज़ीद जो है वो इम्प्रूव जो है वो करता है। तो उसमें यही है कि दिल लगा के काम करना पड़ता है, और स्टडी बहुत करनी पड़ती है, और मरीज़ों का मुआयना बहुत ज़्यादा करना पड़ता है, क्योंकि हर मरीज़ जो है वो एक नई प्रेजेंटेशन के साथ जो है वो आपके पास आ रहा होता है, जो कि आपको कुछ ना कुछ सिखा भी रहा होता है। तो इस तरह की बात है सर, सर। नई प्रेजेंटेशन से यहाँ पे एक सवाल ये बनता है कि बिग टो जो होता है, यानी पाँव के जो अंगूठे होते हैं, कभी कभी देखा ये गया है कि उनमें से भी एक फंगल इन्फेक्शंस आते हैं, बिल्कुल। जो कि फिर नेल्स भुरभुरे हो जाते हैं, फिर पेशेंट बोलता है कि मेरा नेल टूटता है, फिर आता है, दोबारा से होता है। तो ये किस टाइप की चीज़ें होती हैं और इसका क्या मुमकिन इलाज है? अच्छा, ये भी फंगस की वजह से उसमें होता ये है कि अक्सर पेशेंट को जब हम मुआयना करते हैं, जब देखते हैं, तो उसके नेल का कलर जो होता है ना वो चेंज हुआ होता है। तो उसके अंदर यही होता है कि जाहिर सी बात है, जब नेल के अंदर फंगल इन्फेक्शन होगा तो नेल की जो एक स्ट्रेंथ होती है वो ख़त्म होना शुरू हो जाएगी, नेल अपनी जगह छोड़ना शुरू कर देगा। समटाइम्स जो है वो नेल जो है वो निकल भी जाता है, नाखून निकल भी जाता है। तो उसमें यही है कि डॉक्टर को आके प्रॉपर दिखाएं, क्योंकि इसके अंदर हम ओरल एंटी फंगल्स भी देते हैं। हम लोग जो है नाखून के किनारों के ऊपर या नाखून के ऊपर हम लोग लगाने के लिए जो है वो दवाएं भी देते हैं, और जो है वो कुछ एहतियाती तदाबीर भी जो है वो हम लोग बताते हैं कि जो है वो अपनी जराब जो है वो आपने गीली जो है वो ज़्यादा देर तक जो है वो इस्तेमाल नहीं करनी। तो ये है कि जराबों को भी जो है अपने रोज़ाना जो है रोज़ाना की बुनियादों पर जो है वो उनको तब्दील करें। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। हमारे नाज़रीन के लिए आपकी तरफ से क्या मैसेज होगा? मैसेज यही है कि पानी का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करें। हमारी बॉडी जो है वो अल्लाह ताला ने जो है वो 70% जो है वो पानी के ऊपर बनाई हुई है, और इंसानी जिल्द एक ऐसी चीज़ है कि ज़रा सा भी जिस्म के अंदर अगर रद्द-बदल होगा तो सबसे पहले जो अलामात नज़र आएंगी वो हमारी जिल्द के ऊपर नज़र आना शुरू होती हैं। तो उसके अंदर यही है कि अच्छी मल्टीविटामिन को जो है वो अपनी खुराक का जो है वो हिस्सा बनाएं, पानी का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा रखें, जब भी बाहर जाएं सन ब्लॉक का इस्तेमाल अपने चेहरे के ऊपर ज़रूर करें, और ये है कि जब भी दिन में कभी मौका मिले या रात के टाइम एक अच्छा सा जो है वो मॉइस्चराइज़र जो है वो जिल्द के ऊपर लगा के जो है वो सोएं, ताकि आपकी जिल्द पे जो साइंस ऑफ एजिंग है या डैमेज है वो कम से कम उसका जो है ना वो असर जो है वो आए, और एक अच्छी रेडिएंट स्किन जो है ना वो आपको मिले। अच्छा सर, रेडिएंट स्किन से एक और सवाल यहाँ पे ये भी बनता है कि जो जाते जाते हम अपने नाज़रीन को भी बताना जी जी। चाहते हैं कि ख़वातीन हैं जो अपनी स्किन को थोड़ा सा ब्यूटी एंड खूबसूरती के लिए करती हैं, आजकल तो नौजवान जो है वो लड़के हैं, जी। उनमें भी ये ज़्यादा चीज़ें देखें, तो उनके लिए क्या मतलब आप कहेंगे कि ऐसी कौन सी चीज़ें वो अख्तियार करें कि उनकी स्किन मज़ीद अच्छी और ग्लो करना शुरू हो जाए? अच्छा, अक्सर ख़वातीन के अंदर तो ये चीज़ देखी जाती है कि उनके अंदर जो है वो हीमोग्लोबिन जो हमारे खून की मिकदार होती है वो जो है वो हमें कम मिल रही होती है। तो उसके अंदर ये होता है कि अगर खून की मिकदार भी कम हो तो उसकी वजह से भी जो है ना वो जिल्द पे पिलाहट, उस वो जो है वो उस तरह ग्लो जो है वो नज़र नहीं आ रहा होता। तो उसमें ये है कि सबसे पहले तो इस चीज़ की जो है वो जांच की जाए। अगर हीमोग्लोबिन कम है तो कुछ आयरन सप्लीमेंट जो है वो हम लोग जो है वो तजवीज़ करते हैं, तो हीमोग्लोबिन जो है वो इम्प्रूव करे, ताकि स्किन पे जो एक डलनेस है और जो ग्लो है वो दोबारा से जो है वो जो है वो आना शुरू हो जाए, और डलनेस जो है वो कम हो। फिर इसी तरह जो है अक्सर जिस तरह हम लोग अभी इस वक्त कराची में जो है वो बैठे हुए हैं, आजकल जो है वो कराची में बहुत ज़्यादा तेज़ धूप है। जो तेज़ धूप होती है वो भी हमारी स्किन को बहुत ज़्यादा जो है ना वो डैमेज करती है। तो सन ब्लॉक का इस्तेमाल तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब भी बाहर जाएं सन ब्लॉक का इस्तेमाल जो है वो ज़रूर रखें, और उसमें ये है कि अपने चेहरे की सफाई का बहुत ज़्यादा ख़ास ख्याल रखें। उसके अंदर जो है अच्छे मुआलिज डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जो है वो आप जाएं, वो आपको
एक अच्छी स्किन केयर के लिए फेस वॉश भी जो है वो प्रेस्क्राइब करते हैं और कुछ सोप्स भी जो है ना वो होते हैं। तो एक अच्छी स्किन की मेंटेनेंस के लिए जो है वो सफाई का ख्याल रखना भी जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पानी का इस्तेमाल जो है वो करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, कोई क्योंकि खास फ्रूट वेजिटेबल्स या इस तरह की कोई खुराक जो कि स्किन को मजीद जी ग्लो जी करने में बिल्कुल हेल्प करती बिल्कुल है? बिल्कुल। अब जिस तरह जो है विटामिन सी बेस हमारे जो फ्रूट्स हैं, जैसे कीनू हो गया, ग्रेप फ्रूट हो गया, ये स्किन को ग्लो में रेडियंस के लिए बहुत ज़्यादा इनका इम्पोर्टेंट जो है वो रोल है। फिर इसी तरह जो है अगर आप जो है वो सन ब्लॉक लगा रहे हैं तो वो भी उसमें एक और ज़्यादा एड ऑन बेनिफिट जो है वो करता है। फिर यही है कि अगर मॉइस्चराइज़र एक अच्छा वाला यूज़ कर रहे हैं तो वो स्किन के ऊपर डलनेस, ड्राइनेस उसको ओवरकम करने में हमें बहुत ज़्यादा जो है ना वो मदद देता है, इस तरह। सर बेहद शुक्रिया, माशाल्लाह से काफ़ी अच्छी गुफ्तगू रही। वंस अगेन थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। और नाज़रीन, अगर जाते थैंक यू जाते वेरी हम मच। आपसे जो है वो बात करें तो सबसे पहले इस मामले को आप ये समझें कि अगर कोई भी ख़ारिश आपको होती है और मैक्सिमम भी 1 वीक से अगर वो ज़्यादा होती है, और जो डॉक्टर साहब ने आपको इस पूरे प्रोग्राम के ज़रिए बताया कि इन हिस्सों में ख़ारिश होती है, इस तरीके की ख़ारिश होती है, उसमें एक लाल किस्म की जो है ना वो सर्किल नुमा बनना, आसान अल्फाज में अगर आपको बताएं तो ये चीज़ें होती हैं, तो आपने कंसल्टेंट डर्माटोलॉजिस्ट को दिखाना है। बार बार इस चीज़ पर जो है ना वो आपको बताया जा रहा है, समझाया जा रहा है कि हर मर्ज़ का इलाज हर डॉक्टर नहीं करता, उसका एक स्पेशलिस्ट डॉक्टर होता है। और हम अपने प्रोग्राम में आपको ये समझाने की कोशिश करते हैं कि ये अलामत है तो ये बीमारी है और उसका इलाज ये वाला डॉक्टर करेगा। तो ये चीज़ आपने के लिए समझना बहुत ज़रूरी है। फिर कुछ ऐसी चीज़ें अहम थी जो कि हमने अपने प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में ये चीज़ की कि स्किन को कैसे जो है ना वो अच्छा किया जा सकता है, ग्लो लाया जा सकता है, बजाय इसके कि आप क्रीम्स लगाएं जिनके फिर साइड इफ़ेक्ट्स आएँ, आप नेचुरल वे में किस तरह से कर सकते हैं। तो उस पर भी काफ़ी अच्छी गुफ्तगू रही और डॉक्टर साहब ने बड़े अच्छे तरीके से समझाया। तो उम्मीद ये करते हैं कि इंशाल्लाह आने वाले वक्त में हम भी अपने इस खित्ते को जो है वो एक सेहतमंद खित्ता बनाने में कामयाब होंगे। हमारी जिम्मेदारी है एक पढ़े लिखे और जो है ना वो ज़िम्मेदार डॉक्टर होने की हैसियत से कि हम आपको बताएं। आपकी ज़िम्मेदारी है कि जो है ना ज़िम्मेदार शहरी होने की हैसियत से तमाम एहतियाती तदाबीर और इन तमाम चीज़ों पर काम करें, ताकि आने वाले वक्त में हम भी इस खित्ते को एक सेहतमंद खित्ता बनाने में कामयाब हों। तो इंशाल्लाह मुलाकात होती है फिर अगले हफ्ते एक नई एपिसोड के साथ, नई बीमारी के साथ। तो देखते रहिए प्रोग्राम मेहरान क्लिनिक, और इंशाल्लाह आपकी मोहब्बतों से, दुआओं से आगे मज़ीद इसमें और चीज़ें हम इंशाल्लाह ऐड करेंगे और जितनी भी मुमकिन होगी उसमें जिद्दत और वक्त के साथ साथ वो चीज़ें लाएंगे। लेकिन इसके लिए आपका साथ, आपकी जो है ना वो एक ज़िम्मेदार शहरी होने की जो है वो एक चीज़ है, वो बहुत बेहद ज़रूरी होती है। तो जब तक दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।